देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, वो पूर्णिमा की रात थी और चांद अपनी पूरी रोशनी के साथ आसमान में छाया हुआ था। उस वक्त मैं एक रेलवे स्टेशन पर मौजूद था। उस रेलवे स्टेशन पर आने के बाद मुझे टिकट खरीदकर ट्रेन को पकड़ना था। दरअसल आज मुझे किसी ज़रूरी काम के लिए अपने जीजाजी से मिलने के लिए जाना पड़ रहा था। दरअसल मैं अपने ही जीजाजी की एक कंपनी में जॉब करता हूँ और उनकी एक काफ़ी बड़ी कंपनी भी है, जिस वजह से उन्होंने मुझे अर्जेंट मीटिंग में बुलाया था। अब उनका ऑफिस तो यहाँ पर मेरे ही गांव के बगल में पड़ता था, लेकिन उनका जो बाकी का कारोबार था वो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर था और मीटिंग अटेंड करने के लिए मुझे अटेंडेंस देनी पड़ती थी। इसी के चलते मुझे आज मजबूरन काफ़ी दिनों के बाद उनके इलाके की तरफ निकलना पड़ रहा था। रास्ता उस वक्त काफ़ी ज़्यादा वीरान लग रहा था, क्योंकि जब मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंचा था तभी से मैंने आगे की पटरियों को देख लिया था। वो एकदम खामोश पड़ी थी और मुझे उस रेलवे स्टेशन के दूर दूर तक कुछ ज़्यादा लोग नज़र नहीं आ रहे थे और इसी के चलते मुझे आज ना चाहते हुए भी निकलना पड़ रहा था। अब मुझे बस इंतज़ार था तो ट्रेन के आने का। कुछ देर के बाद मैं काउंटर के ऊपर जब टिकट कटवाने के लिए निकला तो मुझे पता चला कि टिकट काटने वाला कर्मचारी तो अभी कुछ देर के लिए बिजी हो गया था और अब टिकट कटना भी बंद हो गया था। ये सुनकर तो मेरे कान खड़े हो गए और मुझे गुस्सा आने लगा, क्योंकि जब तक ट्रेन नहीं आ जाती थी तब तक टिकट का कटना एक आम बात थी। लेकिन यहाँ पर इस तरह की हरकत होता देखकर मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा था। लेकिन उसके बाद मुझे ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ सुनाई देने लगी और इस आवाज़ को सुनकर मेरे कान तुरंत ही खड़े हो गए और फिर उसके बाद मैं बिना टिकट लिए ही उस ट्रेन की तरफ भागने लगा, जो मुझे अब उस तरफ से आती हुई नजर आ रही थी। ट्रेन को अपनी तरफ आता हुआ देखा तो मैंने सोचा कि पहले मैं टिकट लेकर आऊं या फिर ट्रेन के अंदर सवार हो जाऊं। ये मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं पीछे वाले डिब्बे में बैठ जाऊंगा। वैसे भी मुझे कोई भी पकड़ने के लिए नहीं पहुंच पाएगा और अगर गलती से भी पकड़ लेगा तो जुर्माना भर दूंगा। इससे ज़्यादा तो होने से रहा और उसके बाद यही सोचकर मैं ट्रेन के अंतिम डिब्बे में चढ़ गया। फिर कुछ देर के बाद मुझे चाय पीने का अब मन करने लगा। मुझे इसी वक्त चाय की पीने का मन कर रहा था तो मैं इधर उधर किसी चाय की टपरी वाले को ढूंढने लगा, लेकिन वहाँ पर मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद ट्रेन ने भी वहाँ से चलने का सिग्नल दे दिया था और मैं अपने सामान को लेकर एक सीट की तरफ चल पड़ा। तभी मैंने देखा कि उस बोगी के अंदर भी कुछ लोग बैठे हुए थे। हालांकि वो इतने भी लोग नहीं थे कि ट्रेन की उस बोगी के अंदर भीड़ हो जाए। वहाँ काफ़ी ज़्यादा खामोशी थी और जो लोग बैठे हुए थे वो भी आराम से अपनी सीट पर बैठे बैठे सफ़र को एंजॉय कर रहे थे। वहाँ पर कोई भी बोलबाला नहीं था, सिर्फ एकदम खामोशी पसरी हुई थी और उस वक्त मुझे शायद रात के 9 बजने वाले थे और ऊपर से चाय के मन के साथ साथ पेट में भूख भी लगने लगी थी, इसलिए अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और फिर उसके बाद जब मैंने फ़ोन के ऊपर सर्च किया तो मुझे पता चला कि ट्रेन अभी करीब आधे घंटे के बाद एक स्टेशन पर रुकेगी और उस स्टेशन पर ट्रेन मात्र 2 मिनट के लिए ही रुकने वाली है। यानी कि 2 मिनट के अंदर ही मुझे उस स्टेशन पर उतरकर चाय की टपरी को भी ढूंढना था और फिर उसके साथ साथ वहाँ पर भूख मिटाने वाली चीज़ की भी सुविधा करनी थी। लेकिन मुझे लगा कि शायद 2 मिनट के अंदर मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा और मेरी ट्रेन भी छूट सकती है, इसलिए मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मगर इसके बावजूद भी मेरा मन कर रहा था और मुझे बहुत तेज़ भूख भी लगी थी और भूख को मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। फिर इसी बीच वहाँ पर खाने की खुशबू आने लगी और उस खुशबू ने मुझे बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित कर दिया था। अब मुझे और भी भयंकर भूख लगने लगी थी। किसी भी हाल में मुझे खाना खाना था और जब मैंने इधर उधर देखा तो पहले तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया। उसके बाद मेरी नज़र ऊपर वाली बर्थ पर पड़ी तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक आदमी अपने टिफ़िन से खाना चबा रहा था। देखने में वो आदमी थोड़ा अजीब था, क्योंकि पहले जब मैंने उस बर्थ के ऊपर देखा था तो मुझे वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आया था, लेकिन अब वहीं पर एक आदमी बैठा बैठा खाना खा रहा था। सच में ये चीज़ हैरान कर देने वाली थी, लेकिन फिर उसके बाद मैंने इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया और कुछ देर के बाद ट्रेन स्टेशन के ऊपर रुकने को तैयार हो गई। फिर कुछ देर सोचने के बाद अब मुझे ख्याल आया कि अब मुझे किसी भी हालत में खाना खाने के लिए किसी स्टेशन पर उतर जाना चाहिए। फिर जब ट्रेन रुकी तो मैंने देखा कि वो स्टेशन बहुत ही ज़्यादा छोटा था और उसके ऊपर काफ़ी कम लोग नज़र आ रहे थे।
स्टेशन पर नजर आने वाले उन लोगों को देखकर मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, क्योंकि आज से पहले मैंने स्टेशन के ऊपर 2 या 3 लोगों को नहीं देखा था। स्टेशन भले ही छोटा था, लेकिन इस स्टेशन का भी काफ़ी बोलबाला था। जहाँ तक मैंने सुना था कि इस स्टेशन पर भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। हालांकि आज पहली बारी मैं रात के सफ़र को एंजॉय करते हुए इस स्टेशन पर पहुंचा था, और जब मैंने पहली बार रात में स्टेशन की हालत देखी तो मैं सच में हैरान रह गया था। फिर उसके बाद मुझे लगा कि यहाँ पर तो कोई भी दुकान मौजूद नहीं होगी, और यही सोचकर मैं उस स्टेशन पर उतर गया था। और अब तक मुझे 1 मिनट तो बीत गया था, और अब मेरे पास सिर्फ 1 मिनट बाकी था, जिसके अंदर मुझे खाने का इंतजाम करना था। और इसी बीच मेरी नज़र एक चमचमाती दुकान पर पड़ी, तो मैंने देखा कि वो दुकान काफ़ी बड़ी थी और उसके अंदर काफ़ी लाइट लगी हुई थी। और ये सब देखते ही देखते मैं उस दुकान की तरफ जाने लगा, लेकिन तभी मुझे अपने पीछे से एक आवाज़ आई, उस तरफ मत जाना वरना बहुत ज़्यादा पछताओगे। ये आवाज़ सुनकर मैंने जैसे पीछे पलट कर देखा तो वहाँ पर तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। और फिर इसी बीच मुझे अपने कानों में बहुत ही ज़ोर की सीटी बजने लगी। ये सीटी इतनी ज़ोर से बज रही थी कि मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, और मेरे दोनों कान एक पल के लिए सुन्न पड़ गए थे। मेरा शरीर अब जोरों से थरथर कांपने लगा था, और पूरे दिमाग के अंदर ऐसा लगने लगा कि दिमाग की नस फट जाएगी और उनके अंदर से खून निकलने लगेगा। मेरी हालत उस वक्त बहुत ही ज़्यादा पतली पड़ गई थी। मेरे दिमाग से सारी चीज़ें बाहर हो चुकी थी। और फिर उसके बाद मैं अपने सर को पकड़कर वहीं पर बैठ गया, और तभी किसी ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा, और उस पल के लिए सब कुछ एकदम से खामोश हो गया था। वहाँ पर इतना ज़्यादा सन्नाटा पसर गया था कि मुझे किसी भी चीज़ की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। और फिर उसके बाद मैंने जैसे उस ठंडे हाथ को महसूस किया तो मैं एकदम से पीछे की तरफ पलट गया। जैसे मैंने पीछे पलट कर देखा तो मैंने पाया कि मुझे अपने पीछे 80 साल का एक बूढ़ा आदमी नजर आ रहा था, जिसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहन रखे थे। ट्रेन भी वहीं पर खड़ी थी, तो मुझे सुकून मिला कि अभी तक ट्रेन वहाँ से निकली नहीं थी। और फिर उसके बाद मैं भागता हुआ सीधा उसी बोगी के अंदर दाखिल हो गया जिसके अंदर से मैं बाहर निकला था। लेकिन इस बार मैं जैसे उस बोगी के अंदर पहुंचा तो मैंने देखा कि बोगी के अंदर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। सारे के सारे लोग नीचे उतर चुके थे। मुझे लगा कि शायद उनका यही आखिरी स्टेशन होगा, और इसलिए वो सभी नीचे उतर गए हैं, और अब मैं अकेला ही उस अंतिम बोगी में बच गया था। इस समय मेरे पास टिकट भी नहीं थी, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं टीटी ना आ जाए, और इसी चिंता ने मुझे काफ़ी हद तक हताश कर रखा था। फिर कुछ देर तक तो ऐसा ही चलता रहा, मगर उसके बाद धीरे धीरे मेरा डर भी कम होने लगा, और अब ट्रेन फिर से स्पीड करने वाली थी। ट्रेन को वापस से चलता हुआ देखकर मेरे जहन में एक खुशी की लहर दौड़ गई थी। मुझे लग रहा था कि अब मैं आराम से अपने स्टेशन पर पहुंच जाऊंगा, मगर मुझे क्या मालूम था कि अभी तो असली ट्विस्ट आना बाकी है। जहां पर मैंने अनुमान लगाया था कि शायद खतरा टल चुका है, लेकिन अभी तो खतरे की महज शुरुआत हुई थी। तो मैं बिंदास होकर अपनी सीट के ऊपर बैठा हुआ था, और तभी अचानक मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे से आ गया। और जैसे मैंने इस चीज़ को महसूस किया तो मैं एकदम से पीछे की तरफ पलट गया। इस बार मैं जैसे ही अपने पीछे की तरफ पलटा तो मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने देखा कि मेरे पीछे की तरफ मोटी सी महिला आई थी, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। एक पल के लिए तो मैं खुद उसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया था, लेकिन उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि इस वक्त मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ और एक नॉर्मल यात्री हूँ। मुझे इन चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन वो महिला भी कुत्ते को रोटी देने की कोशिश कर रही थी। यानी कि वो औरत मेरे ऊपर डोरा डालने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसने बाकी खाली सीटों को छोड़कर मेरी सीट के ऊपर बैठना ही ठीक समझा, और उसने तुरंत ही अपना बैग ऊपर की सीट के ऊपर रख दिया और फिर मेरे बगल में बैठ गई। मैं इतना तो समझ गया था कि ये महिला अकेले अकेले इस बोगी के अंदर डर रही है, इसलिए वो मेरे बगल में बैठी थी। लेकिन एक जवान लड़के को इस तरह एक ट्रेन की बोगी में अकेला देखकर उसके करीब बैठ जाना, क्या ये डर नहीं था? यही सब सोचकर मेरा माथा ठनकता जा रहा था। इससे पहले कि मैं उससे कुछ बोल पाता कि तभी उसने एक गंभीर आवाज में कहा, तुम कब से यहाँ पर बैठे हुए थे? तो मैंने उसे सारी बात बता दी। उसके बाद ट्रेन धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगी, और अब मेरी नज़र उस औरत से हट गई थी और मेरी नज़र खिड़की के ऊपर चली गई, क्योंकि मैं खिड़की के बाहर से बाहर का नज़ारा देख रहा था। और तभी अचानक ही मुझे ऐसा लगा जैसे कि सीट के ऊपर से कोई उठ गया है, और जैसे ही मैंने उस तरफ पलट कर देखा तो दोस्तों उस वक्त मेरे शरीर के अंदर एक अजीब सी हलचल होने लगी। मेरा दिल कांपने लगा था।
पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया, क्योंकि मैंने देखा कि वो महिला सिर्फ एक पल के अंदर ही वहां से गायब हो चुकी थी और एक इंसान को डराने के लिए इतना काफी था। मेरी हालत इस कदर पतली पड़ने लगी थी कि अपनी तरफ से पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी मैं अपना मुंह नहीं खोल पा रहा था और ऐसा लग रहा था कि किसी ने मेरे मुंह के ऊपर चिपड़ी लगा दी हो। मैंने बहुत ही जोर से चिल्लाने की कोशिश भी की और वहां पर आवाज देने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिर भी मेरी आवाज मेरे मुंह से बाहर ही नहीं निकल रहे थे। और तभी अचानक मुझे ऐसा लगा कि मेरे हाथ पैर के ऊपर कुछ गीला गीला गिरने लगा था और इस चीज का एहसास करके मेरे शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ तो है जो मेरे हाथ के ऊपर लगातार टपकता जा रहा है। और फिर उसके बाद मैंने हल्की सी रोशनी में उसे देखने की कोशिश की तो वो लाल रंग का खून था और उसे देखकर मेरी हालत अब तो और भी ज्यादा पतली पड़ने लगी थी। अचानक फिर एक बार मेरे कान में बहुत ही जोर की सीटी बजने लगी और उस सीटी के बजने की वजह से मेरे दिमाग की नसों ने एक बार फिर से काम करना बंद कर दिया था। उस सीटी की भयानक आवाज से मेरे शरीर में एक बहुत ही जोर का अजीब सा दर्द होने लगा था। और फिर उसके बाद मैंने जैसे दोबारा अपनी आंख खोलकर अपने आजू बाजू में देखा तो इस बार मैंने पाया कि मुझे अपने से ठीक आगे कुछ लोगों की लाश पड़ी हुई नजर आ रही थी, जिनके मुंह कटे हुए थे और उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि अभी ताजा ताजा उनका खून किया गया है। उस एक पल के लिए तो मेरा शरीर बर्फ की तरह जम गया था और मैं पूरी हिम्मत करने के बावजूद भी उस ट्रेन के डब्बे से बाहर नहीं निकल पा रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और फिर उसके बाद जैसे ही मैं बोगी के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा तो मैंने देखा कि ट्रेन की स्पीड अब काफ़ी धीमे होने लगी थी और अब मैं तुरंत ही इस ट्रेन से नीचे उतरने वाला था। अब चाहे मुझे किसी भी स्टेशन पर उतरना पड़े, मगर अब इस ट्रेन के अंदर सफ़र करना मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। खासकर जब मैंने उन लाशों को पड़ा हुआ देखा तो मेरी हिम्मत पूरी तरीके से टूट गई थी और अब मैं चाहकर भी उस बोगी में रुक नहीं सकता था। पहले तो मैंने सोचा कि मैं दूसरी बोगी में चला जाता हूँ, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि मेरे पास तो टिकट ही नहीं है। और इससे पहले कि ट्रेन रुकते मुझे अपने पीछे से आवाज़ आई, ओ भाई साहब ज़रा अपनी टिकट दिखाओ। और इस आवाज़ को सुनते ही मैं और भी ज़्यादा घबरा गया। उसके बाद मैंने जैसे पीछे मुड़कर देखा तो मैंने पाया कि मेरे पीछे सफ़ेद कपड़े पहने टीटी खड़ा था और टीटी को अपने पीछे खड़ा हुआ देखकर मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। उसके बाद मैंने उस टीटी से कहा, सर वो टिकट लाना तो भूल ही गया था। बस मैंने अभी इतना कहा ही था कि तभी उस टीटी ने मेरी गर्दन को पकड़ लिया और मुझे अचानक से ट्रेन के उस डब्बे से बाहर धकेल दिया। जैसे ही मैं नीचे गिरने वाला था कि तभी मैंने एक दरवाजे के बगल वाले पाइप को पकड़ लिया और मैं नीचे गिरने से बाल बाल बच गया। इस बार मैं उस टीटी के ऊपर गुस्से से चिल्लाते हुए वापस से पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि वहां पर तो कोई नहीं था। ये सिर्फ मेरी आंखों का एक धोखा था, लेकिन भला ऐसा कैसे हो सकता था कि मुझे कोई धक्का मार दे। मैं समझ गया था कि ये ट्रेन पूरी तरह से हॉन्टेड है और इसके अंदर चढ़कर मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी। एक बार फिर मेरे कान में बहुत जोर की सीटी बजने लगी और इस बार जो सीटी बज रही थी उसे सुनकर ऐसा लग रहा था कि मेरे कानों से खून बाहर निकल जाएगा। फिर मैंने अपने कानों को एकदम कसकर पकड़ लिया और मैं वहीं पर बैठ गया। मैं बहुत ही कोशिश करते हुए अपने कानों को पकड़कर एकदम खामोश होकर सीट के बगल में बैठा रहा, लेकिन मेरी इतनी ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी वो सीटी बजना बंद नहीं हुई थी। मैं इतना तो जानता था कि इस सीटी के बजने का भी एक कारण होता है और ये अपने आप ही बजना बंद हो जाती है। और यही सोचकर कुछ देर के लिए मैं सीट के बगल में बैठा रहा और फिर उसके बाद उस सीटी का बजना थोड़ी देर में ही बंद हो गया और उसके साथ ही मुझे भी थोड़ा बहुत आराम का एहसास होने लगा। मैं अपनी डरती और कांपती आंखों के साथ इधर उधर देखने लगा। मेरे शरीर में एक अजीब सी हलचल हो रही थी और मैं पूरी तरह से घबराया हुआ था। तभी मैंने देखा कि ट्रेन एक स्टेशन पर थमी हुई थी और मैं मौका पाते ही तुरंत ही ट्रेन से नीचे उतर गया। जैसे ही मैं नीचे उतरा तो मुझे अपने सामने की तरफ एक दुकान नजर आने लगी। ये एक बड़ी सी दुकान थी जिसके ऊपर खाने पीने का सामान मिलता था, लेकिन उस दुकान के काउंटर के ऊपर कोई नहीं था। फिर उसके बाद मैं सीधा उस काउंटर के पास पहुंचा और जैसे उस काउंटर के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पर एक 14 से 15 साल का छोटा सा लड़का था जो कि सामान बेच रहा था। मैंने उस बच्चे से कहा, बेटा ये ट्रेन ठीक नहीं है, इसके अंदर कोई भी यात्री ढंग से सफ़र नहीं कर पाता। मैंने अभी इतना कहा ही था कि तभी उस बच्चे ने कहा, तुमको क्या चाहिए? मैं उसके सामने हाथ जोड़ते बोला, बेटा मुझे आज रात के लिए इस स्टेशन पर रुकने के लिए कोई कमरा चाहिए। अगर मैं इस ट्रेन में फिर से चढ़ गया तो मेरी मौत पक्की है,
इससे पहले कि मैं कुछ और बोल पाता कि तभी मेरी नज़र उस बच्चे के कदमों पर पड़ी और जैसे मैंने उसके पैरों को देखा तो मैं ऊपर से नीचे तक पूरा हिल गया। उसके पैर पीछे की तरफ घूमे हुए थे और मैंने कई सारी ऐसी कहानियां सुनी थी। उल्टे पैर वाला कोई इंसान नहीं होता बल्कि वो एक शैतान होता है। उस वक्त मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं करूं तो करूं क्या और किधर जाऊं। एक तरफ उस बच्चे को देखकर मेरे अंदर और भी ज्यादा डर बैठ गया था तो दूसरी तरफ उस ट्रेन को लेकर भी मेरे मन में अजीब अजीब से ख्याल थे, क्योंकि जब मैं पहले उस स्टेशन पर नीचे उतरा था तो मेरे कान में एक सीटी बजी थी और उसके बाद सब कुछ एकदम से ही बदल गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई दूसरी ट्रेन थी। उसके बाद मैं पीछे मुड़ा और जब मैं उस ट्रेन को देखने लगा तब मुझे पता चला कि सच में ये तो कोई दूसरी ही ट्रेन थी। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं एक बार ट्रेन के अंदर वापस आकर देखता हूँ कि आखिर माजरा क्या है। इससे पहले कि मैं वापस चला जाता कि तभी मुझे किसी के हंसने की आवाज़ आने लगी और इस आवाज़ को सुनकर मैं एकदम से पीछे पलट गया। जब मैं पीछे पलटा तो मैंने देखा कि वहीं के एक बेंच के ऊपर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था जिसकी उम्र 80 साल के लगभग थी और उसने अपने जिस्म के ऊपर सफ़ेद रंग की चादर ओढ़ रखी थी। उस आदमी ने मुझे अपने हाथ से इशारा किया और मुझे अपनी तरफ बुलाने लगा। उस वक्त मैं जाना तो नहीं चाहता था लेकिन मुझे लगा कि क्या पता कोई मदद हो जाए। और उसके बाद मैं जैसे उस आदमी के पास पहुंचा तो उसने कहा, दोबारा उस ट्रेन में बैठने का मतलब है हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से गुल हो जाना। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो इस स्टेशन पर रात बिताओ, पर इस स्टेशन पर भूत प्रेत रहते हैं, लेकिन किसी तरह ज़िंदगी बच जाएगी और अगर ज़िंदगी बच गई तो कल ही सुबह देख पाओगे, वरना ये ट्रेन तुम्हें आज रात मौत दिखा देगी। उसके बाद मुझे लगा कि शायद ये आदमी कहीं ना कहीं सही बोल रहा है और इस आदमी की बात मानकर मुझे आज रात के लिए इस स्टेशन पर ठहर जाना चाहिए। दोस्तों, वो पूरी रात मैं उस स्टेशन के ऊपर भटकता रहा जहाँ पर मुझे डर तो काफ़ी लग रहा था, लेकिन हिम्मत करके किसी तरह मुझे उस स्टेशन पर रुकना ही पड़ा। मगर इस स्टेशन पर रुकने के बाद भी मुझे अब घबराहट होने लगी थी। लेकिन जैसे तैसे वो रात कटती गई और जैसी सुबह हुई तब जाकर मेरी सांस में सांस आई। और फिर उसके बाद जब मैंने स्टेशन का नज़ारा देखा तो मैंने पाया कि स्टेशन काफ़ी ज़्यादा खामोश था और अब सूरज की किरण उस स्टेशन पर पड़ने लगी थी। उसी समय मैं उस स्टेशन से निकलने लगा तो मुझे पूरी बात के बारे में बताया गया। दरअसल मुझे पता चला कि जिस स्टेशन पर मैं पहले उतरा था उस स्टेशन से मेरे ऊपर प्रेत सवार हो चुके थे और कुछ काली शक्तियाँ मेरे ऊपर हावी हो चुकी थी। फिर उस कर्मचारी ने जो बताया उसे सुनकर तो मेरे होश उड़ गए, लेकिन अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था और अब मैं वापस से अपने घर जा सकता था। मुझे अपने शरीर पर काफ़ी ज़्यादा भारीपन महसूस होने लगा था और जब मैंने ये बात उस कर्मचारी को बताई तो उसने बताया कि मेरे ऊपर अभी भी उन काली शक्तियों की छाया मंडरा रही है और मुझे किसी भी तरह से किसी पुजारी के पास जाना चाहिए। दोस्तों, उसके बाद मैं एक पुजारी बाबा के पास चला गया और उन्होंने मेरे ऊपर झाड़ फूक की और उसके बाद उन्होंने मेरे हाथ पर एक धागा बांध दिया। लेकिन आज भी मैं पूरी घटना को विस्तार से नहीं जान सका कि आखिर वो भला क्या थी। उस रात की घटना को याद करके आज भी मेरा दिमाग असमंजस में पड़ जाता है कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था जो आज भी मैं भली भांति नहीं जानता हूँ। ट्रेन में बैठी हुई वो लड़की कौन थी और साथ ही और भी ऐसी कई सारी चीज़ें थी जो मैं बाद में जान सका था। दोस्तों, अगर इस कहानी को लेकर आपके मन में कोई भी विचार है तो हमारे साथ जरूर साझा करें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।